बीजेपी का, मोदी जी का एहसान अदा करने के लिए मैं एक बार बीजेपी को वोट दूंगा। बीजेपी गवर्नमेंट मुस्लिम की मुखालिफ होती है, मुस्लिम को कुछ नहीं देती, मुस्लिम से नफरत करती है, ये सोच के मैं खामोश बैठ गया। अब हिंदू लोग, बीजेपी के लोग ऐसा खुश होके आ रहे थे। वो एक 8 दिन तो ईद का माहौल था मेरे महल्ले में। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हम भी आगे निकल रहे हैं, लेकिन हमारे पीछे कई ऐसी चीज़ें छूटती जाती हैं जो शायद इतिहास हो जाती हैं। लेकिन पीछे छूटती हुई चीज़ों को बचाने का बीड़ा उठाने वाले न सिर्फ समाज के बल्कि देश के लिए एक धरोहर होते हैं, और ऐसे एक धरोहर हैं शाह रशीद कादरी साहब, जिनको हाल ही में पद्मा अवार्ड्स मिले और इनका एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो इसलिए कि प्रधानमंत्री के साथ इन्होंने कुछ बातचीत की और ये पूरे देश दुनिया में मशहूर भी हो गए। लेकिन इनकी पहचान उस वीडियो या उस अवार्ड से नहीं है, बल्कि इस कला से है जिसको कहते हैं बीदरी आर्ट। और ये कर्नाटक के बीदर ज़िले से निकली एक ऐसी कला है जो सिर्फ यहीं पे पाई जाती है, और उसको पहचान दिलाने का एक बड़ा बीड़ा कादरी साहब ने उठाया था। कादरी साहब, सबसे पहले आपको बधाई कि आज से करीब 3 महीने पहले आपको पद्मा अवार्ड्स मिले, और इस ऐसी कला को जो शायद एक तरह से ख़त्म हो रही थी उसको आपने बचाया। इस कला के बारे में पहले आप कुछ बताएं कि कैसे इसकी शुरुआत हुई और किस तरह की इसकी डिमांड्स। 14th सेंचुरी में जब बीदर का किला बन रहा था, तब एक ईरान से एक कारीगर को बुलाए थे जिसका नाम अब्दुल्ला बिन खैसर था। वो कारीगर पत्थर में शेल इनले करता था और लोहे में सोना और चांदी इनले करता था, मगर अपनी टेक्निक छुपा के करता था, किसी को बताता नहीं था। उस दौर में यहाँ बीदर के शेट्टी फैमिली जो सोने चांदी का काम करते हैं, वो उसकी टेक्निक हासिल करने के लिए उसके पीछे पड़े हुए थे। वो किसी तरह से उसकी टेक्निक हासिल करके वो लोग एक नया काम शुरू करें, क्योंकि लोहे में, पत्थर में काम करना उनकी बस की बात नहीं थी। उस दौर में बीदर में जिंक मेटल के पानी के मटके बनते थे, जो जिंक मेटल के मटकों में पानी पीने से खून साफ़ होता है, इसलिए उस नज़रिए से वो मटके बनते थे। तो वो मटकों पे उन्होंने काम शुरू करे, क्योंकि जिंक मेटल सॉफ्ट होता है, काम करने के लिए आसानी होती है, इसलिए वो जिंक मेटल पे काम करना शुरू करे और उसको नाम दिए बिदरी वर्क। बीदर से बिदरी वर्क। वो 2 कारीगर भी अपनी टेक्निक किसी को बताते नहीं थे, छुपा के करते थे। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के बाद उसमें से एक कारीगर कसम खाया कि मैं ये काम गली गली कर दूंगा। अब हमारी बीदर की मोटी ज़बान में बोलते हैं, ये काम मैं घोड़े घोड़ कर दूंगा, मतलब गली गली कर दूंगा। ऐसा बोला, बोल तो दिया, लेकिन उसके पास कुछ ज़राए नहीं थे, आमदनी के पैसे का वो मसला था उसको। तो उस दौर में जागीरदार बीदर में रहते थे। वो जागीरदारों के पास गया, वो जाके उनसे मदद मांगा। और वो जागीरदार भी क्या है, बेकार पड़े हुए रहते थे, टाइम बहुत रहता था। उनको बोला कि मैं तुमको काम सिखाता हूँ, काम को आगे बढ़ाना है, आप लोग पैसे से भी मदद करो, अपना टाइम भी दो। ठीक है, क्योंकि वो जागीरदार है, तो राज़ी हो गए। राज़ी होने के बाद वो काम उन जागीरदारों को सिखाया। उन्हें सिखाने के बाद वो जागीरदारों का काम करके जब उनके पास पैसा टक्का था बहुत, तो वो सामान मार्केट में बेचते नहीं थे। वो सामान अपने घर में डिस्प्ले करके रखते थे। और एक दिन ऐसा आया कि ये हिंदुस्तान का एक कानून बना, जो वो जागीरदारों की जागीर पे जो किसान खेती करते हैं, उन्हीं को है सो टेनेंसी एक्ट ला के वो उनके पूरे ज़मीना छीन लिए। छीनने के बाद जागीरदारों की जागीर चले गई, अब दार रह गए। उसके बाद वो मार्केट में ये सामान बेचने निकले। उस दौर में जो सामान बिकता था, तराजू के पल्ले में एक तरफ ये आइटम रहता था, दूसरे पल्ले में उस दौर की करेंसी रहती थी। ऐसा रहता था। और जितना भारी होगा उतना पैसा, ऐसा ये रहता था। और बहुत डिमांड था उस दौर में। इस तरीके से ये काम ऐसा शुरू हुआ। तो ये आपने कहाँ से सीखा? आपके परिवार में ऐसा होता था या आपको किसी और ने सिखाया?
नहीं, ये काम मैं अपने फादर से सीखा। ये हमारा ख़ानदानी काम है। हम मेरा 3rd जनरेशन है। तो सर ये जो अभी मेरे सामने दिख रहा है ये है क्या? इसकी नली कहाँ है? ये जैसे ये घड़ा है या क्या? ये हम इसको गॉबलेट बोलते हैं, सुराही बोलते हैं। इसकी ऊपर नली भी आती हो, पतली सी नली भी आती हो। और उस दौर में बादशाहों के, नवाबों के, राजाओं के दौर में इसमें शरबत या शराब पीने के लिए इस्तेमाल होता था। अब फ्लावर वाश के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो ये अब जो मैं देख रहा हूँ ये किस चीज़ का है? ये जिंक है अंदर? ये जिंक और कॉपर का एलॉय होता। मैं काम भी का प्रोसेस भी बता दूंगा मैं आपको। ये जिंक और कॉपर का एलॉय होता, उसके ऊपर खुदाई करके सिल्वर वायर इनले करते हैं। अच्छा, तो यानी कि ये जो सिल्वर का है ये सुराही के ऊपर लग जाता है? जी, ऊपर लग जाता है। नीचे एक बेस भी आता है इसके। ठीक है। तो ये मतलब अब तो कोई चीज़ रखने के लिए, पीने वाली कोई चीज़ रखने के लिए तो नहीं इस्तेमाल होता, अब सिर्फ इसका इस्तेमाल होता है फ्लावर वाश। वो भी फ्लावर वाश भी ड्राई फ्लावर वाश, ड्राई फ्लावर्स के लिए। जी। क्योंकि लोहे पे पानी लगने से जैसा उसका ऑक्साइड बनता है, फेरस ऑक्साइड बनता है, वैसा जिंक ऑक्साइड बनता है। इसको पानी लगने से, पानी से बचाना रहता है इसको। तो इसमें जिंक है और कॉपर है? जिंक और कॉपर है, दोनों का मिक्सचर। जी। और ये जो लाइनिंग दिख रही है जिसको आपने डिज़ाइन किया है, ये उसी मिक्सचर से आया है या कुछ और है? नहीं, ये जो लाइनिंग की है, ये इसका असल कलर जिंक का कलर वाइट होता है। अच्छा, ये जिंक की प्लेट। ये मोल्ड होने के बाद है, जिंक का कलर ऐसा वाइट होता है। ये इसको स्मूथ कर लेते हैं फाइल से, ऐसा स्क्रैपर से करके। सो इसको स्मूथ कर लेके इसको, तो जैसे ये कर रहे हैं, ये इसी जिंक को स्मूथ करने का काम। जी। इसको ज़रा करके दिखाइए आप। तो ये इसको ऐसे इस छीनी या जो भी इसको कहते हो उससे रगड़ेंगे तो ये इसमें शाइनिंग आ जाएगी। शाइनिंग आ जाती है। वही शाइनिंग ये है? जी, वही कलर है ये। अच्छा। और इसको फिर एक टेम्परेरी कलर लगाते हैं, कॉपर सल्फेट से ब्लैक हो जाता है ये। वो डिज़ाइन पर्पस के लिए है वो। फिर वो डिज़ाइन ऐसे चीज़ल से डिज़ाइन डालते हैं, इससे ऐसे स्टील के चीज़ल से डिज़ाइन डालते हैं। इमेजिनरी डिज़ाइन होते हैं, पूरे तकरीबन मुग़ल डिज़ाइन होती है। उसके बाद चीज़ल हैमर से इंग्रेविंग करते हैं, जो वहाँ पे कर रहे हैं वो इंग्रेविंग। और उसके बाद जो साइज़ का ग्रूज रहेगा वो साइज़ का सिल्वर वायर और शीट इनले करते हैं इसमें। और ये जो इनले करते हैं हमारी अपनी टेक्निक है, कोई ग्लू का इस्तेमाल नहीं होता वो। तो यानी कि वो जो बना रही हैं वो एक तरह से गड्ढे बना रही है उसमें, जिसमें कि सिल्वर की ये वायर या वो जो आपने प्लेट दिखाया वो लगाने के लिए। फिर उसके बाद असली काम जो है वो आप करेंगे कि कैसे उसमें सिल्वर लगाया जाए। नहीं, बिना किसी गोंद के वो शैनेल फुलझड़ी की। जी, तो समझाएं आप फिर। तो उसके बाद जैसे वो मैसूर में है कि वो काम होता है रोजवुड का, इनले वर्क भी है वहाँ पे। वुड में वुड इनले जी, फुलझड़ी की शैनेल जी। तो वुड में वुड इनले करते हैं, तो वो लोग कुछ ग्लू लगा के, फेविकॉल लगा के है उसमें इनले करते हैं। हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत वेट है इसका। इसके अंदर मिट्टी है, काम करने के लिए भरते हैं, बाद में निकाल देते हैं। अच्छा, ये जो अभी नीचे है इसको निकाल के इसका बेस फिर लगा देते हैं? बेस लगा देते हैं बाद में। जैसे ये हो गया नीचे बेस। अच्छा, इसमें जो है ना पूरा शीट वर्क है ये, जैसा इसमें होने वाला है वैसा ये है। ओके, तो ये अभी फाइनल वर्क है कि इसमें अभी तो काफ़ी काम होगा? नहीं, अभी काफ़ी काम है इसको, है ना, क्योंकि अभी तो बिल्कुल वो वैसा थोड़ा सा उधरा हुआ दिखता है। जी। ओके, तो इसका मैं प्रोसेस बता दूंगा मैं इसका। तो सर ये तो मैं समझ गया। अब मैं इसको ये समझना चाहता हूँ कि ये जो आर्ट वर्क है ये बढ़ रहा है या ये ख़त्म हो रहा है? कारीगर कम हो रहे हैं और डिमांड भी कम हो रहा है, क्योंकि मार्केटिंग का मसला है। अगर गवर्नमेंट अपने लेवल पे इंटरनेशनल मार्केटिंग करे तो ये काम थोड़ा बढ़ सकता है, नए कारीगर आ सकते हैं। और दूसरी वजह इसमें कारीगर को 300 रुपये से ज़्यादा मिलते नहीं काम करे तो, एक दिन में 300। उसके लिए भी एक लोग काम छोड़ दे रहे हैं।
अब उनकी सोच ऐसी है, होटल में करे तो 500 रुपये मिल जाते हैं, ऑटो चला लिए तो 1000 रुपये, 800 600 कुछ वैसा मिल जाती है। ये सोच के छोड़, और जो इसके सिवा कुछ नहीं कर सकते उसमें वो लोग इसमें इसी में हैं। तो दिन भर का 300 रुपये मिलता है और डिमांड भी मतलब कम हो गई। तो मार्केटिंग अच्छी नहीं है। हाँ, मार्केटिंग अगर अच्छी रही तो इसके पूरे मसले हल हो जाते हैं। अच्छा, एक सवाल ये कि मान लीजिए आप ये बना रहे हैं, क्या आप नए लोगों को भी सिखाने का कुछ नया कोई तरीका अपनाए हैं कि कुछ और नए लोग सीखें इस आर्ट को बचाने के लिए? आपके बाद की पीढ़ी भी इसको समझती रहे। ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मेरे को 6 ट्रेनिंग स्कीम मिले थे, जो 1-1 साल की स्कीम थी। वो मैं कोशिश करा, इसमें लेडीज़ कम है, हिंदू कम है, हिंदू को और लेडीज़ को लाने की कोशिश करा, उनको अच्छा सख्ती करके उनको काम सिखाया मैं, उनको वो काम सीखे, मगर बाद में डिसकंटिन्यू कर दिया। बाद में तो इसमें क्या मिलने वाला है, कुछ मिलने वाला नहीं है। बल्कि ये भी मेरे ट्रेनिंग की चाहिए। 22 साल से मेरे साथ में काम कर रहे हैं ना, और इनको भी स्टेट अवार्ड अनाउंस हुआ, अभी फंक्शन नहीं हुआ। 22 साल से मेरे साथ ही काम कर रहे हैं, और इनको ऐसा परफेक्ट कारीगर बनाए, और बीदर के पूरे कारीगरों को चैलेंज है इनके मुकाबले में काम करके बताना। अच्छा, तो इनको भी आपने सिखा दिया है। इनका क्या नाम है? शाहिदा बेगम। शाहिदा। तो शाहिदा जी 22 साल से आपके साथ है और ये बिल्कुल परफेक्ट हो गए। और इनके पिताजी खुद करते हैं, मगर उन्होंने कभी नहीं सीखा इनको। हाँ। ये मेरे पास ट्रेनिंग स्कीम में आके सीखे। असल में क्या है, ट्रेनिंग स्कीम में आए जब वो इनके हस्बैंड का डेथ होगा, एक बच्ची थी इनको, मैं पूरी तवज्जो इनको दिया, क्योंकि अब ट्रेनिंग तो चुप लोग हैं सब बराए नाम टाइम पास को आते हैं। इनको ट्रेनिंग दे के एक अच्छा परफेक्ट कारीगर बनाए, तो ये लोगों के घरों में झाड़ू पोछा बर्तन धोने के बजाय अपने काम से पेट भरना, बल्कि मैं वो नज़रिए से इनके पर ख़ास तवज्जो दिया, और ये आज बीदर में सबसे टॉप पे कारीगर है ये। और पूरे कारीगरों को चैलेंज है इनके मुकाबले में काम करके बताना। बधाई आपको। तो अच्छा सर, इनको आपने स्टेट अवार्ड दिलवा दिया और सरकार ने आपको पद्मा अवार्ड के लिए चुन लिया। पद्मा अवार्ड की जब नाम आपका अनाउंस हुआ तो उम्मीद थी आपको इस बार? नहीं, मैं उम्मीद छोड़ दिया था मैं, क्योंकि कांग्रेस के दौर में मैं 5 साल तक कोशिश करा, हर साल भेजता था। प्रोफाइल अच्छा मोटा प्रोफाइल था मेरा, उसको एक प्रोफाइल को 4000 रुपये खर्चा आता था। 3 प्रोफाइल बनाता था। एक प्रोफाइल कर्नाटका गवर्नमेंट को देता था, और एक दूसरा फाइल डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट्स दिल्ली को देता था, और तीसरा होम मिनिस्ट्री को देता था। जो इसका ये तरीक़ा है ये। तो हर साल 12000 खर्चा आता था। 5 साल करने के बाद बीजेपी गवर्नमेंट आई, तो 60,000 रुपये आपने कांग्रेस के टाइम में खर्च किया और उसका नतीजा कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला, ना यहाँ तक कि रिप्लाई भी नहीं दिए वो। उन्हें क्या चाहते हैं, क्या है बोले तो मैं वो टाइप से ये करता था। आइटम तो रखना नहीं रहता, अपना प्रोफाइल देना रहता वहाँ पे। मैं खामोश होगा, ये बोल के खामोश हो गया कि बीजेपी मुसलमानों की बिल्कुल अगेंस्ट रहती है, नफरत करती है, मुसलमानों को कुछ नहीं देती। तो फिर मैं पैसा डाल के क्या फ़ायदा मेरा? मैं ये अप्लाई करना छोड़ दिया। 2014 से 2014 से अप्लाई करना छोड़ दिया मैं। तो 2008 से 2013 तक आपने अप्लाई किया, और 14 में मोदी जी की सरकार आई तो आपने अप्लाई ही करना छोड़ दिया मैं, क्योंकि मिलने वाला नहीं है, कुछ ये पैसा क्यों खर्च होना, ऐसा छोड़ दिया। छोड़ देने के बाद अचानक 25 तारीख को मेरे को होम मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी से फ़ोन आया कि बधाई हो, आपको पद्मश्री अवार्ड हुआ। मेरे को यकीन ही नहीं आया, कोई मजाक कर रहा हूँगा समझा मैं। अचानक ऐसा है मेरे को, जबकि उम्मीद भी नहीं थी, कोई मजाक कर रहा हूँगा समझा। उसके बाद में नेट में है सो जो फ़ोन नंबर था वो चेक करा तो वो वाकई होम मिनिस्ट्री का नंबर था वो। अच्छा। अब वो सुनने के बाद मेरी ये कैफियत थी कि सारा दिन मैं आंसू बहाते रहा मैं, खुशी के आंसू, इमोशनल हो गया था पहले। और खुशी में 2 रात में सोया नहीं मैं। अच्छा। कुछ ख्यालात आ रहे थे, 2 रात में ऐसा सोया नहीं। फिर उसके बाद 26 जनवरी को ज़िला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नेहरू स्टेडियम में मेरा सम्मान किए। उसके बाद सम्मान कर लेके जब घर को आया तो सारे लोगों की मेरे घर पे लाइन लग गई। तकरीबन 2-3 हज़ार लोग आए मेरे घर पे। अच्छा।
मिलने के लिए, और इनमें 90% लोग बीजेपी के और हिंदू के थे। अच्छा, ये लोग नहीं थे आने वाले। अच्छा, हाँ मिला होगा बोल के ऐसा हाँ बोल दिए तो ख़त्म बात। हो सकता है इनमें शऊर नहीं होगा, यानी तो जलन होंगी इनमें। अच्छा, क्या आप लोग जलन आ गए थे क्या? नहीं लेकिन नहीं, ये तो मेरे अपने कारीगर है। मैं और कारीगरों की मैं समझ गया, मजा जी, और कारीगरों की बात कर रहा हूँ मैं। जिसको खुशी थी वो एक था राजकुमार, जो घर तक आके 1 घंटा बैठ के गया हो। अच्छा, कौन है राजकुमार? कारीगरी है वो। अच्छा, मेरे को गुरु मानता हूँ। अच्छा, तो वो 1 घंटा बैठ के गया, बाकी के कोई नहीं है। मेरे को अफसोस है कोई कारीगर नहीं, हालांकि मेरे नाम से ये लोग अपना पेट भर ले रहे हैं। जब से अवार्ड अनाउंस हुआ, कारपोरेशन में 20 लाख का माल पूरा सेल आउट होगा, फिर इनको काम मिलना शुरू हुआ। ये बीदर के शोरूमों में पूरा सामान सेल होगा। ये तो जो 20 लाख का सामान था वो बिक नहीं रहा था, और आपके अनाउंसमेंट हुआ आपके अवार्ड का, तो वो सारा सामान मैनेजर ने कहा दिन में पूरा सामान बिक गया। मैनेजर फ़ोन करके बोले मेरे को। अच्छा, वैसे बीदर के भी इसमें ऐसी था हाल, और लोग मेरे को ढूंढ के आ रहे थे वो शोरूमों में। मैं तो बीमार होने की वजह से घर में था, तो हर शोरूम वाला बोल रहा यही है रशीद खादरी का कारखाना, आप बोल रहे मेरे नाम से सामान बेच रहे हैं। अच्छा, तो जो आपका नहीं था वो भी आपके नाम पे बिक गया? जी, मेरे नाम पे बिक गया वो सामान। तो इतने सारे हिंदू लोग आपके पास आए, आपके अपने कौम के लोग जो हैं आपके पास उस दिन नहीं आए? नहीं, मैं बोल रहा ना, शऊर नहीं होगा लोगों में। हाँ मिला होगा बोले तो बात ख़त्म। अब हिंदू लोग, बीजेपी के लोग ऐसा खुश होके आ रहे थे वो, यानी आरएसएस भी है मुसलमानों के कट्टर रहते हैं, वो भी ऐसा खुश होके आ रहे थे। और हाँ, एक 8 दिन तो ईद का माहौल था मेरे मोहल्ले में। अच्छा, इतने लोग आ रहे थे। तो आपके मोहल्ले में ईद का माहौल आरएसएस वालों ने बनवा दिया? आरएसएस और बीजेपी वाले बना दिए ये। अच्छा, और वही लोग ज़्यादा आ रहे थे, और मोहल्ले वालों को पता भी नहीं चला था। मगर यहाँ के एक स्टेट के मिनिस्टर अपनी पुंगी बजाते आए, वो जो पायलट कार होती है ना, तो जब सायरन बजा, हाँ, तो जब महल्ले के लोग बाहर निकल के देखे क्या हो रहा है, तो जब पता चला कि मेरे को अवार्ड मिला वो। अच्छा, नहीं तो महल्ले के लोगों को मालूम भी नहीं था वो। तो दिल्ली आप गए, राष्ट्रपति भवन पहुँचे, राष्ट्रपति जी ने अवार्ड दिया, उसके बाद जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देख लिया। क्या वजह थी कि प्रधानमंत्री जी आप लोग से जब मिलने आए तो आपने वो बोल दिया जिसकी उम्मीद ना प्रधानमंत्री को रही होगी ना देश को? नहीं, वो क्या है, वो अवार्ड फंक्शन होने के बाद एक हाल में ले आके ठहरा कर दिया, मोदी जी आप लोगों से मिलने आएंगे। पीछे उनके साथ में अमित शाह भी थे, मिलने आएंगे, ठीक है बोले। जब मेरे पास आए तो मैं यहाँ सो मुसाफा शेक हैंड करके, मेरे दिल में जो बात थी वो ज़बान पे आ गई। हालांकि मैं पॉलिटिक्स से मेरा कोई नाता नहीं, कोई पार्टी से मेरा कोई मेंबरशिप नहीं, कुछ नहीं कहने। मैं अपने काम में मस्त रहता हूँ, मगन रहता हूँ मैं। वो आए मेरे पास, आने के बाद मेरे दिल में जो बात थी वो ज़बान पे आ गई। मैं उनको बोला, कांग्रेस के पीरियड में 5 साल तक मैं अप्लाई करते रहा, मेरे को ये अवार्ड नहीं मिला, ना कोई रिज़ल्ट मिला, ना कोई रिप्लाई मिला। उसके बाद आपकी गवर्नमेंट आई तो मैं ये अप्लाई करना छोड़ दिया, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट मुस्लिम की मुखालिफ होती है, मुस्लिम को कुछ नहीं देती, मुस्लिम से नफरत करती है। ये सोच के मैं खामोश बैठ गया। और 25 जनवरी 2023 को अचानक होम मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी फ़ोन करके बोले कि बधाई हो आपका ऐसा अवार्ड हुआ। तो मैं यकीन ही नहीं करा। फिर नेट में है सो वो नंबर को मैं चेक करने लगा, तो जब मेरे को मिला कि होम मिनिस्ट्री के नंबर था वो। जब मेरे को इतनी खुशी हुई कि मैं खुशी में है सो सारा दिन मैं आंसू बहाते रहा मैं, और 2 रात तक सोया नहीं मैं। और 2 महीने तक तो मेरे को स्कूल के एनुअल डे में कोई संस्था, कोई ऐसा मेरे को बुलाते रहे, बस मेरा सम्मान करते रहे बीदर में, ये क्योंकि ये अवार्ड की अहमियत मालूम थी लोगों को। प्रधानमंत्री जी बहुत मुस्कुराए थे आपकी बात? मुस्कुराए नहीं, वो तो खहा लगा के हंस दिए वो।
बात इनके शायद दिल को लगी वो, हालांकि इसमें पॉलिटिक्स की कुछ बात ही नहीं कुछ कहा उन्होंने आपसे? नहीं, कुछ नहीं, खाली खुश हो गए वो, बस ठाका लगाए और चल दिए। जी। अभी यहाँ हुमनाबाद में एक उनका ये थी फंक्शन, रैली थी, वो रैली में भी यहाँ के बीदर के मिनिस्टर के थ्रू मेरे को बुलाए थे, लेकिन मैं जब दिल्ली में था, दिल्ली में भी एक फंक्शन में बुलाए थे मेरे को, मैं वो नहीं जा सका मैं वहाँ पे। अच्छा, मैं अब चूँकि एक इस सवाल से अलग हटके एक सवाल करना चाहता हूँ। ये जो परसेप्शन है ना कि बीजेपी मुसलमानों की दुश्मन है, क्या लगता है कि ऐसा है वाकई में? फिर ये पॉलिटिक्स की बात हो जाती है, मैं नहीं जवाब देता है। नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि जिस अवार्ड आप कैमरा हटा के बोला तो मैं बोलता हूँ। चलिए ठीक है, आप एक पॉलिटिकल रहिए। तो उसके बाद जो है वो फंक्शन हो गया और उस फंक्शन के बाद आप आए यहाँ, आपको बहुत सम्मान मिला। तो लगता है कि इस सम्मान के बाद ये जो खोता हुआ आर्ट है, जो ख़त्म होता हुआ आर्ट है, इसको बचाने के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा तोहफ़ा आपको दे दिया। बचाने के लिए तोहफ़ा अवार्ड की शक्ल में दिए, लेकिन फाइनेंशियल भी है, सो तोहफ़ा दिए तो ठीक होता है। और दूसरा, अगर फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं भी करे तो हमको मार्केटिंग करके दिए तो बहुत बड़ा सहारा हो जाता है और कारीगरों की बल्ले बल्ले हो जाती है। तो पद्मा अवार्ड तो मिल गया, लेकिन ऐसा क्या नहीं मिला जो आप अभी चाहते हैं कि सरकार आपको दे दे? मार्केटिंग। अच्छा, वो कैसे हो सकती है? वो गवर्नमेंट इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि ये काम को इंडिया वाले बहुत कम लेते हैं, फॉरेनर्स बहुत लेते हैं। महंगा है क्या ये बहुत महंगा रहता है सामान। ये मान लीजिए ये पीस जब बन जाएगा, ये बन गई तो ये 6,000 की पीस है, ये इतने छोटा सा। हाँ, और ये 25,000 का है ये। इतना छोटा माल? जी। ओके। टाइम लगता ना इसको। और ये चाइना वाले बना देंगे 500 रुपये में, मतलब इसी जैसा दिखने वाला। ये तो नहीं, लेकिन नहीं, बीदर के कारीगर के सिवा कोई नहीं बना सकते। चाइना वाले बना देंगे बोल रहे हैं। मैं कुनमिंग गया था, चाइना गया था, तो 2 रोज़ में 3 दिन की एग्जीबिशन थी वो। 2 रोज़ में जितना भी सामान लग गया था पूरा सेल होगा मेरा सामान। हाँ, अगर वो बनाने वाले होते तो नहीं लेते थे वो। तो इसका नकली पीस बनाना बहुत मुश्किल होगा। नकली शायद वो चीन है, कुछ भी कर सकते हैं। हाँ। कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, तो विदेशों में इसकी डिमांड है, इंडिया में नहीं है, तो रॉ मटेरियल भी महंगा है क्या? रॉ मटेरियल भी महंगा है, उसकी वजह से इसका रेट ज़्यादा हो जाता है। अच्छा सर, कर्नाटका में इलेक्शन चल रहा है, मुझे पता चला कि आप इस ज़िले में इलेक्शन आइकन हैं। आपको इलेक्शन कमीशन ने इस ज़िले का एक आइकन चुन लिया है। वो जो चिट्ठी मिली, कब मिली? वो चिट्ठी जो मिली, ये मेरे को पक्का डेट तो याद नहीं है, लेकिन कर्नाटक का इलेक्शन डिक्लेयर होने से 8 दिन पहले अच्छा मेरे को बनाए थे। अच्छा, अरे 8 दिन पहले मैं वो मेरे को अवार्ड भी मिला था वो। तो आप जाते हैं लोगों से अपील करते हैं भैया वोट दो? नहीं, वो मेरे को नज़रअंदाज इस बात से कर दिए कि मेरा वो वीडियो वायरल होने की वजह से मुझे नज़रअंदाज कर दिए। किसने नज़रअंदाज किया? यहाँ बीदर के डिप्टी कमिश्नर को दूरदर्शन वालों के सामने भी जिक्र करा था मैं। वो फ़ोन करके पूछे तो नहीं, उनका सब वीडियो वायरल हो गया। बेंगलुरु के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, कौन है वो बेंगलुरु के, उन्होंने बोले मत लियो उनको, बोले हकीकत क्या है नहीं मालूम। वो कल परसों में जाके मिलूँगा तो पता चलेगा वो। तो प्रधानमंत्री जी के साथ आपका वीडियो वायरल हुआ, इसलिए आपको जो है इलेक्शन आइकन बनाकर भी आपका इस्तेमाल नहीं किया? नहीं, इस्तेमाल नहीं करा मुझे। हालांकि मैं पॉलिटिक्स की बात कुछ नहीं करा, मेरे दिल की बात ज़बान पे आई, बस मेरी अपनी बात करा मैं। इसमें पॉलिटिक्स क्या हो सकती है इसके अंदर? तो जब आपने जो बात कही थी उसके बाद आपको तो इलेक्शन आइकन बनाया होगा ना? हाँ, मैं बात नहीं, उससे पहले बनाए थे। अच्छा, उससे पहले बनाए थे। अच्छा, मतलब जब प्रधानमंत्री जी का वीडियो वायरल हुआ उसके पहले आप इलेक्शन आइकन बन चुके थे। अब वीडियो वायरल हो गया, इस चक्कर में आपको कोई पूछ ही नहीं रहा? जी जी जी। दुख है? नहीं, कुछ दुख नहीं है। वो घर का खा के मामू के बकरियां चराना था वो। जी, फायदा नहीं था। अच्छा, और वीडियो वायरल होने की खुशी है या क्या उम्मीद थी कि ऐसा वीडियो इतना वायरल हो जाएगा? मेरे को कतई उम्मीद नहीं थी ये इतना वायरल होगा बोल। और खुशी यह है कि वो वीडियो मेरे को सारी दुनिया में मशहूर कर दिया और ठप्पा भी लगा दिया।
बीजेपी का। लगा दिया ना। नहीं, मैं नहीं समझता ठप्पा ऐसा। लोग तो समझ रहे हैं ऐसा। हालांकि वो रोमाना इसार खान, किसी का नाम मत लीजिए। नहीं, रोमाना इसार खान, किसी एबीपी न्यूज़, वो बोले आप मोदी जी के मुरीद हो गए। मतलब मुरीद नहीं हुआ, मैं बोला मैं। फिर बोले डिबेट में बुलाए थे मेरे को, तो आप अपनी बात पे कायम रहेंगे। ये मैं उनके सामने बोला था कि बीजेपी का मोदी जी का एहसान अदा करने के लिए मैं एक बार बीजेपी को वोट दूंगा, ऐसा बोला था मैं। तो क्या आप हमेशा देंगे? बोले तो नहीं, बस सिर्फ एक ही बार दूंगा, हमेशा नहीं दूंगा बोला। अच्छा। एक ही बार में उनका एहसान अदा हो जाता। अच्छा, तो इस बार आपका वोट आपने तय कर दिया है कि? इस बार का नहीं, पार्लियामेंट इलेक्शन का। अच्छा, 24 का। 24 का मोदी जी को का एहसान अदा करना है ना, ऐसे पार्लियामेंट के इलेक्शन का। अच्छा, मतलब इस इलेक्शन का वोट जो है उसका नहीं मालूम कि किसको देंगे, लेकिन वो बोलना भी नहीं है ना, सीक्रेट। वो तो बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन 24 का वोट आपने अनाउंस कर दिया कि किसको देंगे? जी, मोदी जी को दूंगा, बीजेपी को। मोदी जी तो खैर कहीं से ठहरते हो। मुझे इस बात पे मतलब मैंने भी देखा, तमाम सारे लोगों ने देखा, इतना वायरल हुआ कि उसके कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान हैं। नुकसान तो कुछ भी नहीं हुआ मेरा। फ़ायदा ये हुआ कि मैं सारे हिंदुस्तान में, सारी दुनिया में चमक गया। मोहल्ले के कुछ लोग नहीं कहते हैं कि इस तरह का वीडियो वायरल हो गया? ये हमारे लोग, मेरे अपने दोस्त अहबाब बोले ये ऐसा नहीं बोलना था। मतलब मैं उनको बोला बुराई क्या है इसके अंदर, बोला था। अच्छा, ऐसा बोले लोग कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तो मैं बुराई क्या है इसमें? जो मेरे पे एहसान कराए मैं उनके बारे में बोलूँगा। मैं इसमें पॉलिटिक्स कहाँ से आती है? गलत बात क्या होती है इसमें? तो इतना बड़ा अवार्ड मिलने के बाद भी लोगों ने ये कह दिया आपको कि साहब आपको ये नहीं बोलना चाहिए। जी, तो इस पे भी शौक लगता होगा आपको? नहीं, कुछ नहीं लगता। ये सब एंजॉय कर रहे हैं आप? कि ये सब भी देखना है कि एक तरफ अवार्ड लेके आए, बीदर का नाम, देश का नाम रोशन कर दिया, इस कला का नाम रोशन कर दिया, और लोग उस वीडियो पे अटके हुए हैं। जी, वीडियो पे अटके हुए हैं लोग। ये नहीं देख रहे हैं कि ये क्या है। और कांग्रेस के एमपी प्रमोद महाजन, नहीं, प्रमोद महाजन तो बीजेपी में थे। प्रमोद तिवारी, प्रमोद महाजन तो इंतकाल हो गया, तो बहुत पहले। प्रमोद तिवारी तो एक वीडियो में मेरे पे इल्ज़ाम लगाए कि ये बीजेपी का पढ़ाया हुआ सबक है जो इन्हों पढ़ रहे हैं, बोल के ऐसा। मैं ये मेरे अपने अंदाज में रहा हूँ, उनको कुछ अलग अंदाज से बोले थे ये, ऐसा वो इल्ज़ाम भी लगाए मेरे पे। अच्छा, सच बताइएगा, ये बिल्कुल दिल से निकला था या कुछ प्लांटेड था जो आरोप लगा था? मेरे तक आने तक भी ना मेरे को प्लान था ना मेरे जहन में बात थी। वो जब हाथ मिलाया तो हाथ मिलाते दिल की बात जबान पे आ गई मेरे। तो वो जो इमोशन 25 तारीख के फ़ोन के बाद था वो बाहर आ गया। जी, कुछ मेरा प्लान नहीं था, कुछ ये नहीं था। वो मेरे करीब तक आने तक भी मेरे दिमाग में नहीं था मैं ऐसा बोलूँगा। अच्छा, अब वो खुदरत की बात है, जो हाथ मिलाते मैं ये मेरी ज़बान पे बात आ गई। जो दिल में था वो निकल गया। जी, कांग्रेस वालों ने आरोप लगा दिया। जी, कांग्रेस वालों, क्या है ये पार्टियां वालों का काम ही है एक दूसरे पे आरोप लगाना। तो अब इसका कोई अफसोस नहीं है कि साहब लगाना हो तो लगाओ? नहीं, मेरे को कोई अफसोस नहीं, मैं कोई गलत काम करा ही नहीं तो मेरे को अफसोस क्यों होगा? वो पॉपुलर हो गए हैं, चुनाव लड़ने की नहीं सोचे आप? नहीं, मेरे को पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है। कितनी नाराज़गी क्यों? नहीं, बहुत सियासत को बहुत गंदगी समझता हूँ मैं। क्यों? क्या कमी है ऐसी सियासत में? अपना मतलब निकालने के लिए दूसरों को मरवा देते हैं, दूसरों को ये कर देते हैं। मेरे को पसंद नहीं देखी सियासत। कर्नाटक की सियासत में ऐसी क्या गलती है, क्या कमी है? सियासी बात कर रहे हैं आपसे, घुमा फिरा के आप लोग मेरे को चुनाव चल रहा है तो चुनाव की तो बात करेंगे। नहीं, मैं चुनाव में हिस्सा नहीं लूँगा, ना कोई उनके जलसों में जाऊँगा, ना रैली में जाऊँगा। मेरे को पसंद नहीं जाने का। वो किसी भी पार्टी के? किसी भी पार्टी। बीजेपी वाले बुलाएंगे तब भी नहीं, आरएसएस वाले बुलाएंगे तब भी नहीं? तब भी नहीं, क्योंकि आपके घर ईद मना के गए आरएसएस वाले। नहीं, मैं किसी के इसमें भी नहीं जाऊँगा। अच्छा हुआ जब मोदी जी बुलाए थे, मैं दिल्ली में था। अच्छा, ना जाने की खुशी है? नहीं, मैं एक ठप्पा लग जाता था ना, ये बीजेपी का आदमी है। और
बाज़ लोग हम बोल भी दिए होंगे मेरे पीठ पीछे कितने पैसे लेके ऐसा बोला कि तो ठप्पा नहीं लगना चाहिए, इसलिए अच्छा हुआ कि आप बाहर। जी जी। तो कादरी साहब, पद्मश्री देखिए सभी पार्टियों के लिए है, मैं बीदर के सभी अवाम के लिए हूँ मैं। देश के धरोहर हैं आप जी, तो उसमें पॉलिटिकल पार्टी से तो कोई वास्ता नहीं। तो देखिए कादरी साहब, जो कि एक ऐसी कला जो ख़त्म हो रही है, इस कला को बचाने का बीड़ा उठाया है और न सिर्फ खुद या अपने परिवार के लोगों को, बल्कि जो लोग भी सीखना चाहें उनको इस कला को सिखाते हैं, इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और जैसे ही पद्मा अवार्ड्स की बात होती है, इस बार पद्मश्री जब इनको दिया गया तो यकीन नहीं हुआ। यकीन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इस अवार्ड को पाने की एक जद्दोजहद 2008 से 2013 तक इन्होंने की। हर साल फाइलें बनाई, सरकार को भेजा, अलग अलग विभागों को भेजा, कुछ पैसे खर्च किए, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया और ना ही इस कला का किसी ने सम्मान किया। लेकिन सरकार बदली, दल बदल गया, लेकिन इनका दिल टूट गया, इसलिए कि जो बीजेपी की सरकार बनी थी तो कादरी साहब को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी एक मुसलमान होने के नाते इनको कभी पद्मा अवार्ड देगी। फाइल बनाने का, नॉमिनेशन डालने का जो इनका एक सिलसिला था वो 2014 में बंद हो गया, लेकिन 2023 वो साल है जब सरकार ने इनकी कला को पहचाना और पहचान करके वो अवार्ड दिया, जो देश की धरोहरों के जो एक सूची है उसमें इनको शामिल कर देता है। ऐसे में कादरी साहब, जिन्होंने साफ कहा कि वो किसी राजनीतिक दल के करीब नहीं है, किसी के दूर नहीं है, ये एक राष्ट्र के धरोहर हैं, अपना काम करते हैं, लेकिन लोग हैं जो इल्ज़ाम लगाते हैं और ये कहते हैं कि तुम्हें वो नहीं कहना चाहिए था जो तुमने प्रधानमंत्री से कहा, क्योंकि जो दिल की बात थी वो दिल की बात निकल गई और प्रधानमंत्री से इन्होंने बोल दिया, तो अब कोई अफसोस नहीं, कोई गुरेज नहीं। लेकिन लोग हैं कि तमाम बातें कहते हैं, लेकिन इन बातों को नज़रअंदाज कर कादरी साहब इस कला को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं और उम्मीद है कि ये जो ख़त्म होती हुई कला है, ये कला आगे बढ़ेगी और लोग सीखेंगे और देश में जो इस तरह की धरोहरें हैं उनको बचाने का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फ़िलहाल हम भी चलते हैं, मैं और रूहानी। अब चुनाव यात्रा लगभग ख़त्म होने वाली है और उम्मीद है कि हमने चुनाव यात्रा की जो चीज़ें आपको दिखाई, जो लोगों से बात की, वो पसंद आया होगा। लेकिन जो चुनाव के नतीजे हैं वो भी देखना मत भूलिएगा ललन टॉप पर। फ़िलहाल चुनाव यात्रा जब तक परिणाम नहीं आते जारी ही रहेगी।